Jai Hind and welcome friends to this information rich power packed session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Iran's calculated risk. An article published in today's The Hindu will be a cornerstone of our today's discussion. Though the article is not directly related to any of the subject in context to our civil services examination, but it's important. It's important indirectly as for being a thinking creature, for being a responsible citizen, one needs to take a vertical dive in this type of subjects, in this type of concepts. So we will try. There is one good article with us which will assist us, and with its assistance we will explore the subject. We will try to explore the subject. पूरा का पूरा जो लेख है वो भू राजनीतिक परिस्थिति को उजागर करता है मध्य एशिया की, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। उसके मध्य में ईरान है। ईरान वो सामने विपक्ष में उसके प्रतिद्वंदी है, जिसमें अमेरिका का समावेश होता है, जिसमें इजराइल का समावेश होता है, जिसमें सऊदी अरब का समावेश होता है। तो यह पूरा जो नेक्सस है, पूरा जो संबंध है, उसको देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो एक आपत्ति है पूरे मुद्दे में वो किस बिंदुओं पर है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे सर्वप्रथम लेख के फोटोग्राफ से शुरू करेंगे। डॉक्टर स्टैनली जोनी के नामक एक लेखक है और जो पीएचडी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में, उनके द्वारा यह पूरा लेख लिखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे समक्ष प्रेजेंट किया है। तो शुरू करेंगे। लेख को 3 भागों में देखेंगे हम लोग। सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, उसके बाद लेख के जो महत्वपूर्ण तत्व है लेख के उसकी बात करेंगे, यानी कि लेख में जो अच्छी बातें की गई है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण है जो एक्सट्रैक्टेड जनरल स्टडीज का रिसर्च है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करेंगे। यह लेख मध्य एशिया की भू राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा पर आधारित है। मध्य एशिया की, सेंट्रल एशिया की, हमें मालूम है कि सेंट्रल एशिया में कई सारे छोटे छोटे देश आए हैं, जिसमें से मुख्यतः जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हम कह सकते हैं वो पूरा का पूरा मध्य एशिया है। ईरान लेख की आधारशिला है। यस, ईरान इज अ कॉर्नरस्टोन। सामने पक्ष में उसके प्रतिद्वंदी जिसमें यूएसए है, इजराइल है और सऊदी अरब है। इसमें से भी यूएस जो है वो कई बातों पर इन दोनों के पक्ष से भी अलग है, क्योंकि ये 2 पड़ोसी है ईरान के, मगर यूएस जो है वो काफ़ी दूर है वहाँ से। तो कुछ नीतियों में, यूएस की नीतियों में हमें जो है लिबरल तत्व वो दिखाई देता है, और इन दोनों की नीतियों में हमें वह तत्व जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दोनों एकदम प्रोक्सिमिटी में है ईरान के। तो ईरान का कोई भी कदम इन दोनों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स, मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिव है ईरान के मामले में, और किस तरह एक्टिव रहा है, कहाँ से रहा है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। देखिए, अब अगर लेख की बात करें तो वर्ष 2015 में P5 यानी कि परमानेंट 5+1 राष्ट्रों व ईरान के बीच एक समझौती हुई। यस, एग्रीमेंट हुआ एक प्रकार का। P5 यानी कि परमानेंट 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, जो सुरक्षा परिषद है, उसके जो 5 कायमी सदस्य है, परमानेंट मेंबर्स है, उसके अलावा एक जर्मनी है। तो इन 6 देशों ने साथ में मिलकर ईरान के साथ एक समझौती की, और उस समझौती के तहत ईरान को अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोकना था। जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनको वहाँ छानबीन करने की अनुमति देनी थी, उनको वहाँ इंट्रोस्पेक्ट करने की अनुमति देनी थी, इन्वेस्टिगेट करने की अनुमति देनी थी। और दूसरी बाजू ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो हटाने थे, जो कि वर्ष 2006 से लागू थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ समाधान हुआ। अगर P5 की बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। हालांकि चाइना भी थोड़े ही वर्षों में वहां से निकल सकता है, इसी हमें आशंका है, और यहाँ चाइना के बदले भारत आ सकता है।
ऐसी हमें आशा है। तो देखते हैं आगे। बराक ओबामा के प्रशासन का निर्णय सबके लिए फायदेमंद था। यस, यह जो ट्रीटी हुई यह ओबामा प्रशासन में हुई, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। ये हमें समझना है। 2006 में जॉर्ज बुश के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लादे गए थे। उसको हटवाने के लिए ओबामा के प्रशासन ने एक शांति की वार्ता अपनाई, और हमें मालूम है कि ओबामा का प्रशासन बहुत ही शांतिपूर्ण था, बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही अच्छा था इनफैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट उन लोगों ने कहा कि भाई ईरान, आपके ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाए, आप भी शांति से अपनी जो आर्थिक विकास की यात्रा है वो आप जो है धूमधाम से आगे बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ आप अपना जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको वाइंड अप कर लीजिए, उसको रैप अप कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा था। इंक्लूडिंग ईरान रीजनल राइवल्स इजराइल और सऊदी अरब के लिए भी ये बात अच्छी थी, जो बराक ओबामा के द्वारा यह संधि के ऊपर भार दिया गया था। इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। यस, क्योंकि जिसका जिक्र हमने किया कि ईरान से ज़्यादा तकलीफ इजराइल को है, सऊदी अरब को है यूएसए की तुलना में, तो उन लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, मुख्यतः इजराइल और सऊदी अरब को, क्योंकि वे क्षेत्रीय राइवल है, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है, एकदम नज़दीक में रहते हैं। वे ईरान को एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखते हैं। रीजनल रिस्क उन लोगों की दलील है कि अगर ईरान को अनुमति मिल गई, अगर ईरान को न्यूक्लियर पावर्स या आप कह लीजिए न्यूक्लियर एडवांसमेंट की अनुमति मिल गई, तो निसंदेह वो एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में उसका उद्भव हो सकता है, उसका जन्म हो सकता है, या उसका विकास हो सकता है। और ये लोग जो है इजराइल और सऊदी अरब के द्वारा कई सारे ईरान के ऊपर आक्षेप भी लगे हैं, कई सारे आक्षेप लगे हैं। जैसे ईरान गुप्त रूप से जो परमाणु कार्यक्रम है वो चलाता है, गुप्त रूप से चलाता है। दूसरा, उसके पड़ोसी देशों में जो नॉन स्टेट मिलिशिया है, जो वहाँ के राज्य के विरुद्ध है, वहाँ के स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, उसको फंड कर रहा है, उसको फ्यूल कर रहा है। तो ये तो ऐसे एक्सेप्ट हुए जैसे पाकिस्तान आज हमारे ऊपर कर रहा है, और हम लोग उसे बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान इज सपोर्टिंग नॉन स्टेट मिलिशिया इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो कुछ ऐसे एक्सेप्ट हुए और कर भी रहा है। ये एक्सेप्ट तो बेबुनियादी नहीं है, कुछ स्तर पर यह जो ईरान है वो कर भी रहा है। उसके अलावा शिया मुस्लिम्स का प्रभाव बढ़ाना, यह भी उसका एक मंसूबा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई कारण हैं, और इसी कारणों की वजह से जो सऊदी अरब है और इजराइल है उसको डर लग रहा है कि ईरान को कहीं छूट छाट ना मिल जाए। और फिर भी अब तो समय जो है वो पलटने वाला है, समय पलट रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सूर्यास्त हो रहा है और बिडेन का सूर्योदय हो रहा है, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। तो बिडेन क्या करने वाले हैं वो भी आइडिया लेंगे। ट्रंप ने क्या किया था पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बिडेन अब क्या करने वाले हैं उसका भी विचार देखेंगे। ट्रंप प्रशासन में नीति एकदम विपरीत थी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है तो अलग अलग विचारधाराएं होंगी, ये एक स्वाभाविक सी बात है। अलग अलग जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी होगा। यूएस ने अपने आप को समझौते से बाहर खींच लिया, और ये हमें मालूम है इट इज अ सिग्नेचर स्टेप ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि कहीं पर से भी अमेरिका को वापस खींच लेना। इट इज बीन सिग्नेचर स्टेप ऑफ एंटायर ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग देख लीजिए, पेरिस एग्रीमेंट हो या अफगानिस्तान हो या ईरान हो, ठीक है, वो लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के बैनर के नीचे वो सभी जगहों से ऐसे ऐसे निकल रहा था पूरे उसके प्रशासन के कार्य के दौरान। तेहरान के ऊपर फिर से प्रतिबंध लाद दिए गए। यस, न्यू फ्रेश इकोनॉमिक सैंक्शंस हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय अमेरिका या वॉशिंगटन। इस निर्णय ने इजराइल को अपने कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन की छूट मिल गई।
यस, छूट यानी कि एक तक मिल गई, क्योंकि अमेरिका का ऐसा रुख देखकर इजराइल समझ गया कि अब हमारे पास मौका है, हम लोग ईरान को जड़बा तोड़ जवाब दे सकेंगे। उसके ऊपर कोवर्ट और ओवर्ट दोनों प्रकार के जो है हमले कर सकेंगे। कोवर्ट यानी कि गुप्त, स्पाई हम लोग कह सकते हैं, और ओवर्ट यानी कि खुला सामने से। जो हाल ही में 27 नवंबर को जो ईरानी चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो मार गिरा है, मोहसिन फखरीजादे को, तो इट वाज अ ओवर्ट ऑपरेशन, पूरी दुनिया को मालूम है। ईरान ने इजराइल के ऊपर आक्षेप भी लगाए। आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल के द्वारा इस आक्षेप के सामने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। इजराइल ने ईरान के आक्षेपों को नकारा नहीं है आज दिन तक। ठीक है, तो ऐसे कुछ कार्य करने की इजराइल को तक मिल गई, क्योंकि ट्रंप प्रशासन सख्त था ईरान के विरोध में, और इसका फायदा इजराइल ने लिया। हाल ही में थोड़ा समय पहले ही इजराइल ने बड़ा ही जो है बड़ा डेयरिंग एक स्पाई मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत उसने ईरान के तेहरान के एक वेयरहाउस में, यानी कि एक गोदाम में एक कह लीजिए एक चोरी को अंजाम दिया। और वो चोरी थी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे मिशनों को गति मिल गई। देखते आगे, वर्ष 2018 में इस्राएली जासूसों ने एक साहसपूर्ण कार्य को अंजाम दिया, जिसका जिक्र हमने किया। मगर अब ट्रंप प्रशासन का सूर्यास्त के समय वो बिडेन प्रशासन के सूर्योदय समय परिस्थिति में फेरफार होना तय है। फिर से प्रतिद्वंदी पक्षों की जो है यहाँ अमेरिका के नेतृत्व में फेरफार हुआ है। पहले दूसरी विचारधारा वाला पक्ष था, मगर अब अलग विचारधारा वाला, भिन्न विचारधारा वाला पक्ष आने वाला है। तो स्वाभाविक है उसकी भी नीतियां, उसका भी प्रशासन अलग होगा। जो बिडेन ने वादा किया है यूएस को समझौते में फिर से शामिल करने का। यस, इन हिज इलेक्शन कैंपेन he promised that US will be re-included in the entire treaty. He will re-include US in the entire treaty. ठीक है, तो अब फेरफार आने वाला तय है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बिडेन जो है वो कैसा पक्ष लेंगे, तो सर्वप्रथम ट्रीटी होंगी, राइट, उसमें ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस है वो अपलिफ्ट होंगे, फिर से वो खारिज हो जाएंगे, और सामने नो न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर ईरान। दिस विल बी डिमांडेड बाय जो बिडेन। और जो रीजनल अफेयर है, यानी कि वहां का जो प्रादेशिक प्रश्न है, वो उन लोगों के पास ही रखेंगे कि आप लोग उसमें समाधान कर लो, आप लोग वो देख लो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इट इज सपोज टू बी डन बाय जो बिडेन, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये पूरे लेख के बारे में हमने देखा। अब अगर तीसरे चरण में देखें तो हमारे पास कुछ इंफोग्राफ्स है। देखिए, यह जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही थी उसके संबंधी कुछ हमारे पास इंफोग्राफ्स है, और कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। देखिए, यहाँ आपके सामने यह यूरेनियम है, रॉ यूरेनियम है, और यह जो पूरी फसाद है आज के समय ईरान के ऊपर सैंक्शंस, या कह लीजिए दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा, तो ये सब के मूल में यह न्यूक्लियर एनर्जी है, यह अल्फा बीटा गामा रेज है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह एक रॉ यूरेनियम है, और अगर हम इसके शोध के बारे में देखें तो इसकी शोध 1789 में हुई थी, जिसकी क्रेडिट मिलती है मार्टिन एनरिच क्लोपैथ। यह एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसने सर्वप्रथम बार सिल्वर को ऑब्जर्व करते हुए यह पूरा यूरेनियम जो है उसको देखा, उसको आइडेंटिफाई किया। फिर इसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको डिस्कवर किया
हेनरी बेक्वेरेल ने। He was a French scientist. He first time identified radioactive elements. He disclosed that this particular scientific element is a radioactive element because it possesses radioactive rays in it. देखिए, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, और इसका जो नाम है वो नाम प्लैनेट यूरेनस से इंस्पायर्ड है, ये हमें याद रखना है। द नेम ऑफ यूरेनियम, a chemical element, is inspired from the name of planet Uranus, और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, पूरे विश्व में कई ऐसे देश है जिसके पास अच्छे रिजर्व्स है। भारत के पास कुछ कम मात्रा में इसके रिजर्व्स है, हालांकि थोड़े बहुत है मगर कम है, और इसी की वजह से हमारे जो परमाणु शस्त्र है, अस्त्र वो भी यूरेनियम के नहीं है बल्कि थोरियम के है, वही एक कारण है। थोरियम भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही है, मैं आपको बता दूं। यूरेनियम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में है, मगर उसमें से जो सबसे अच्छा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है यूरेनियम। यूरेनियम में सबसे स्ट्रॉन्ग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, या रेडियोएक्टिव आप कह लीजिए रेज है, सबसे स्ट्रॉन्ग। फिर थोरियम में कुछ कम है, प्लूटोनियम में कुछ कम है। थोरियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 90 है, थोरियम। और इसके डिस्कवरी की बात करें तो एक नॉर्वे का एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मोर्टेन थ्रोने है। मोर्टेन थ्रोने नामक साइंटिस्ट है जिसके द्वारा यह थोरियम का जो है थोरियम की शोध की गई थी या उसको डिस्कवर किया गया था, और इसका जो नाम है वो थोर। नॉर्स गॉड के ऊपर से इंस्पायर्ड है। नॉर्स गॉड यानी कि जर्मनिक, जो जर्मन की डेटी सिस्टम थी उसमें एक थोर नामक एक देव थे, इसके ऊपर यह पूरा का पूरा एलिमेंट का नाम इंस्पायर्ड है। यह भी एक रेडियोएक्टिव तत्व ही है मगर कम इंटेंसिटी का इन कंपैरिजन टू यूरेनियम। आगे देखें तो देखिए हमारे पास न्यूक्लियर न्यूक्स किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर न्यूक्स है, इसका एक हिसाब है। देखिए आज के समय लगभग 9 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर शस्त्र संपन्न है, जिसमें भारत का भी समावेश है, जिसमें भारत का पड़ोसी झगड़ाखोर पड़ोसी पाकिस्तान का भी समावेश है, और भारत का हरामी पड़ोसी चाइना का भी समावेश है। उसके पास भी न्यूक्लियर न्यूक्स है, और दोनों के पास, हमारे दोनों प्रतिद्वंदियों के पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर न्यूक्स है। देखते हैं, भारत से ही शुरुआत करते हैं। वी हैव 150 न्यूक्लियर न्यूक्स, वहीं पाकिस्तान के पास 160 है, और ये गैप चलता आ रहा है। भारत भी एडवांस कर रहा है अपने न्यूक्लियर न्यूक्स बनाने में, और सामने पाकिस्तान भी कर रहा है सेम स्पीड से। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी जो पूरी की पूरी आवक है वो हमें लगता है कि यही खर्च कर देता है। उसके बाद चाइना के पास 320 है, डबल, मोर देन डबल भी कर सकते हैं। फिर ऊपर रशिया है जिसके पास एक बड़ा सा ह्यूज स्टॉक है, ह्यूज स्टॉक पाइल हम लोग कह सकते हैं, 6,375, आई एम सॉरी, इट्स 3। फिर इजराइल के पास 90 हथियार है, फ्रांस के पास 290 है, यूनाइटेड किंगडम के पास 215 है, 290 फ्रांस, यहाँ इजराइल में सिर्फ 90, और वहीं यूनाइटेड नेशंस के पास 5800 है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिसके पास ज़्यादा स्टॉक पाइल्स है, वे लोग भी अब धीरे धीरे अपना जो स्टॉक पाइल है वो कम कर रहे हैं, यानी कि डिसआर्मामेंट की प्रोसेस हो रही है। इसी की वजह से वर्ष प्रति वर्ष हमें इन आंकड़ों में जो है हमें गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि यह गिरावट नाट्यात्मक हो सकती है, हमारे जैसे देश को अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो रोकने के लिए दबाव के तौर पर हो सकती है,
मगर हम लोग इससे जो है दबने वाले नहीं है और हम हमारा कार्यक्रम चालू ही रखेंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से चालू रखेंगे। आगे देखते हैं। और यहाँ एक नॉर्थ कोरिया छूट रहा है जो कि वैसे भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है और उसके पास भी 30 से 40 न्यूक्लियर न्यूक्स होने का अनुमान है और उसके पास एक भी हो वो भी आप कह लीजिए वो भी गंभीर है, वो भी घातक है, क्योंकि यह पूरे देश को पूरे विश्व के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, नहीं सांस्कृतिक संबंध है, नहीं राजनीतिक है, नहीं आर्थिक है। तो उस देश के ऊपर दबाव बनाना वो एक अपने आप में एक चुनौती समान है। देखते हैं आगे। यस, देखिए यह रिजर्व्स का एक हमारे पास एस्टिमेट है और बहुत ही अच्छे से पिक्टोग्राफ किया गया है। हम लोग यहाँ आंकड़े में नहीं जाएंगे, मगर सिर्फ यह जो पिंक स्क्वायर है, यह पिंक स्क्वायर साइज दर्शाता है किसी भी देश विशेष के रिजर्व्स की। तो आप देख लीजिए यहाँ भारत का भी हमें दृश्यमान है, हमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व भी दृश्यमान है, उसके बाद कनाडा का जो बड़ा है वो भी दृश्यमान है रिजर्व। कजाकिस्तान वो भी फेमस है पूरे वर्ल्ड में अपने यूरेनियम रिजर्व्स के लिए। ठीक है, यहाँ अफ्रीका में भी हमें दिखता है। तो वन बाय वन हम लोग पहले अपने क्षेत्र से शुरू करेंगे, फिर बाद में जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उसको देखेंगे। तो देखिए भारत में हमारा इतना साइज है यूरेनियम का, यानी कि जो है एक कम मात्रा का रिजर्व्स है हमारे देश में यूरेनियम के, जिसका जिक्र हमने आगे किया। फिर अगर चाइना की बात करें तो दिस इज चाइना। भारत से थोड़ा ज़्यादा रिजर्व है, कंसिडरेबल रूप से ज़्यादा रिजर्व है। थोड़े ऊपर मंगोलिया है, उसके पास भी थोड़े हैं, हालांकि भारत से कम है। फिर कजाकिस्तान है, उसका तो विश्व में नंबर आता है यूरेनियम के रिजर्व्स के लिए। रशिया है, यूक्रेन के पास भी है। यूक्रेन मैप में छोटा है मगर उसके पास रिजर्व्स भारत से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट आप कह लीजिए साउथ अफ्रीका जितना है, यह साउथ अफ्रीका से थोड़ा ही कम है। देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, यानी कि यूरेनियम रिच कंट्री है, यूरेनियम रिच कॉन्टिनेंट है। उसके बाद साउथ अफ्रीका है। फिर हमें कुछ क्षेत्र में अफ्रीका पूरे खंड में भी दिखाई देते हैं। नाइजर में थोड़ा ज्यादा है, नाइजर में थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट में है। उज्बेकिस्तान में थोड़ा है, जॉर्डन में थोड़ा है। फिर यहाँ यूरोप में भी थोड़े थोड़े रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, हालांकि दे आर वेरी स्मॉल रिजर्व्स बट दे आर हैविंग यूरेनियम इन द कंट्री। फिर ब्राजील में हम लोग नोंदनीय कह सकते हैं रिजर्व्स। यूएसए है और यहाँ कनाडा है, कनाडा में भी थोड़े ज्यादा रिजर्व्स है। ठीक है, तो दिस इज द फुल सिनेरियो। देखिए यही दर्शाने की मेहनत है ये मैप ने की है। यहाँ कलर कोडिंग दिया गया है, डार्कर द कलर मोर द रिजर्व्स एंड लाइटर द कलर लेस द रिजर्व्स। भारत देखिए आप कंसिडरेबल लाइट कलर है ब्लू का और रिजर्व भी कम है, इसीलिए यहाँ लाइट कलर है। ठीक है, यहाँ नाइजीरिया में दिख रहा है थोड़ा डार्कन, रशिया भी थोड़ा डार्कन है, चाइना थोड़ा भारत से डार्क है, मंगोलिया थोड़ा कम डार्क है भारत से, यानी कि लाइट है। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। कनाडा आप देख लीजिए फुल डार्कर। यस, ये आई थिंक हमने देखा, ये बात तो हमने देखी कि किसके पास कितनी पाइल्स है, और ये फोटोग्राफी मुझे थोड़ी पुरानी लग रही है तो यहाँ हम उसको स्किप करेंगे। यस, हमें ये देखना है। यहाँ देखिए दो देश, मुख्य देश है, दो प्लेयर्स है, जिसका नाम एक रशिया है, एक है यूएसए है। रशिया को यूएसएसआर जो उसकी जो लेगेसी थी वो मिल गई है, तो रशिया के पास जन्म से ही परमाणु शस्त्र है, क्योंकि यूएसएसआर के पास थे, उसने सब कुछ दे दिया रशिया को। ठीक है, उसके पास 7,000 के करीब है और अमेरिका के पास 68,000 के करीब है। हालांकि आज के समय जिसका जिक्र हमने किया, डिसआर्मामेंट हो रहा है और उसके तहत
ये जो सब बड़े प्लेयर्स है जिसके पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा हो चुका है, यूरेनियम तो नहीं मगर यह जो न्यूक्लियर न्यूक्स है वो जमा हो चुकी है, वे लोग अब उसमें कटौती कर रहे हैं, उसको काप रहे हैं, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने ही वेपन्स को। ये एक प्रकार का डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप करने की स्टाइल है। मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से जो एमर्जिंग प्लेयर्स है इस न्यूक्लियर दुनिया में, परमाणु विश्व में, उनकी प्रगतियों के ऊपर रोक लगाने की बात है। क्योंकि अब लोग ये बोलेंगे कि भाई हम लोग भी इसको नाश कर रहे हैं तो आप तो उत्पन्न ही मत करो, आप वह टेक्नोलॉजी में आप एडवांसमेंट ही हासिल मत करो। ठीक है, तो कुछ ऐसा करने के लिए ये लोग ऐसी जो है कूटनीतिक रमत जो है वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इन्फोग्राफ। अब अगर हम ईरान के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें कि ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उसका क्या सिनेरियो है, तो देख लीजिए ऐसा है कि सर्वप्रथम सैंक्शंस की शुरुआत ईरान के ऊपर यूएसए ने की और इट वाज डन बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज इन द ईयर 1979। ये हमें याद रखना है। 1979 कुछ रेडिकल तत्वों ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर कब्जा कर लिया और अमेरिकन एम्बेसी के जो लोग थे उनको होस्टेज बनाया, उनको बंदी बनाया। तो इसी की प्रतिक्रिया देते हुए तब की अमेरिकन सरकार ने, जिमी कार्टर तब के राष्ट्र प्रमुख थे अमेरिका के, तो उसके प्रशासन ने ईरान के ऊपर सर्वप्रथम बार इकोनॉमिक सैंक्शंस को लाद दिया, सर्वप्रथम बार, एंड इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 1981। ठीक है, फिर बाद में सेकंड टाइम 1987 में लगा। इट वाज फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सैंक्शंस और इट वाज सेकंड टाइम। देखिए वैसे तो ईरान के ऊपर दुनिया के कई देशों ने लगाया है, मगर यहाँ हम लोग सिर्फ यूएसए की ही बात करेंगे क्योंकि आज के इस लेख के जो आधारशिला है वो जो डील थी जिसमें यूनाइटेड नेशन वाज अ कैप्टन आफ्टर इट विड्रॉन इट्स बिड। ठीक है, और सामने के पक्ष में ईरान था। तो ईरान यूएस जो नेक्सस है उसकी ही बात करेंगे, उसके ही संदर्भ में इकोनॉमिक सैंक्शंस देखेंगे। 1987 में इट वाज सेकंड वन व्हिच लास्टेड अप टू 1995 और 1987 में रोनाल्ड रेगन के द्वारा, जो कि अमेरिकन देश के 40वें राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा यह सैंक्शंस लगाए गए। इट वाज सेकंड टाइम। थर्ड टाइम इट वाज इन 2006 ड्यूरिंग द reign of जॉर्ज बुश। वो चले 2015 तक। फिर फोर्थ जो सैंक्शंस है वो हाल ही में ट्रंप के द्वारा लगाया गया आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम दैट न्यूक्लियर डील, यूएस न्यूक्लियर डील कह लीजिए, 2018। ट्रंप 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो आज दिन तक चल रहा है। जब जो बिडेन अपनी ऑफिस रिज्यूम करेंगे और जब वो यह फाइल जो है, यह मुद्दा जो है वो हाथ में लेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर बाद में मालूम होगा कि कहां तक यह जो सैंक्शंस है वो एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सिनेरियो। यहाँ जो दूसरी बार सैंक्शंस लगाए गए इसका कारण कुछ ईरान के साथ संबंध है, ट्रेड के क्षेत्र में भी वाज नॉट अप टू द मार्क, तो इसी की वजह से यहाँ भी सैंक्शंस लगाए गए थे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, 2006 में भी उसका मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में हाथ था, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने में हाथ था, तो कुछ ऐसे मुद्दों पर यहाँ भी इसके ऊपर सैंक्शन हुए थे। ठीक है, तो आज के समय अगर देखें तो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हुई है, डेथ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे, तो ईरान ने क्या किया? ईरान के पास दो ऑप्शन है, एक तो रिटेलिएट करे इजराइल के ऊपर, पूरी दुनिया को मालूम है, ईरान को भी मालूम है, तो रिटेलिएट करे, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, और रिटेलिएट और जोए बिडेन के पक्ष की राह देखे। ठीक है, दीज आर द टू ऑप्शंस विच आर लेफ्ट फॉर ईरान। अगर रिटेलिएट करेगा तो वो एक अच्छा मौका दे देगा इजराइल को और सऊदी को ईरान के ऊपर भारी मात्रा में आक्रमण करने के लिए, तो वो ऐसा कर नहीं सकता और उसे राह देखनी पड़ेगी अब जोए बिडेन की ही।
जो बिडेन की राह देखनी पड़ेगी कि वो इस मुद्दे पर अपना क्या पक्ष रखते हैं, ये राह ईरान को देखनी पड़ेगी और देख ही रहा है। और इसी बीच मीनवाइल ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज चीफ साइंटिस्ट, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा दिया। ठीक है, जो रिजर्व्स थे वो भी बढ़ा दिए, उसकी वहाँ की संसद में कुछ कानून पारित कर कर। ठीक है, तो ऐसा ईरान बोल रहा है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है, हम लोग जो है दुर्बल नहीं है, मगर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम की राह देख रहे हैं, एक अनुकूल, एक कंड्यूसिव टाइम की राह देख रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकन बाय ईरान। तो यह लेख में आज इतना ही। हमने कई सारी बातें देखी, जो डॉक्टर स्टैनली के द्वारा जो अच्छा लेख लिखा गया था उसको आधार बनाकर कई सारी बातें देखी। न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का जो सिनेरियो है वो भी देखा, यूरेनियम के बारे में भी देखा, साथ साथ जो मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल मैटर है उसको भी देखने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें हमारी बात जो है वो उसको विराम देना होगा। अगले लेख में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।